ये तो हमें देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सीक्वेंस में हम लोग करते तो उसमें किस तरीके की बातें होंगी, सीरीज में अगर करेंगे तो उसमें किस तरीके से बातें होंगी, और फिर जाकर के हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन के बारे में कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रेशन का काम होता है। तो सीक्वेंस के लिए कहते हैं कि जहां पर दो या दो से अधिक टर्म, जहां पर दो या दो से अधिक टर्म गिवन हो और वो कोमा से कनेक्टेड हो, वो क्या हो बेटा, कोमा से कनेक्टेड हो, तो वो हमारा सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। कि अगर कहीं पर भी दो या दो से अधिक टर्म हमारा कोमा से कनेक्टेड हो तो वो हमारा सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर वही दो या दो से अधिक टर्म प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो, क्या हो बेटा, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा सीरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि अगर दो या दो से अधिक टर्म कोमा से कनेक्टेड है तो वो सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा, प्लस और माइनस के नाम से कनेक्टेड है तो वो हमारा सीरीज के नाम से जाना जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये हमारे पास सीक्वेंस है और सीरीज है, इसका जो कॉमन प्रोसेस होता है कि दोनों को मिलाकर के जो हम लोग काम करते हैं, तो वो हमारा सीरीज के नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। कि अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, प्रोग्रेशन के नाम से। तो हमारे पास तीन तरीके का प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमें अपने सिलेबस में दे रखा है, उसको पढ़ना जरूरी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में, उसको पढ़ना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बिहाफ में जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने हार्मोनिक मीन को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है। तो जहां पर हम लोग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक की बात करेंगे वो तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब है कि अगर अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक क्या होता है, उसको भी तो समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। देखिए अरिथमेटिक का मतलब होता है समानांतर, ठीक है। समानांतर मतलब क्या, समानांतर, इक्वल डिफरेंस। कि जहां पर ऐसे प्रोग्रेशन की बात करते हैं जहां पर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आर सेम, कि अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो, सेम हो, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो, सेम हो, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। कि अगर कहीं पर भी प्रोग्रेशन की बात करें तो अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मतलब दो प्रोग्रेशन के बीच का, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो, इक्वल हो, चाहे हमारा आउटपुट लेवल कुछ भी है, हर जगह पे वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हर जगह पे क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कि जहां पर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये जो हमारा डिफरेंस है, ये जो हमारा डिफरेंस वाला काम है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्योंकि कॉमन का मतलब क्या, कि सब जगह होना चाहिए, उभय होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या, कि सब जगह वही हो। तो अगर वो डिफरेंस हर जगह बराबर है तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में यहां पर रखना है कि ऐसा प्रोग्रेशन जहां पर दो या दो से अधिक टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या हो, बराबर हो, दो लगातार, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा बराबर हो, तो वो हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको जानना हो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना हो तो कहता है कि जैसे हमने यहां पर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, बेटा हर जगह पे डिफरेंस कितना है, दो का। अब इस तरीके से अगर मैंने बोल दिया 400 टर्म्स बनाओ, तो बेटा हर जगह आप लिखते हुए तो 400 टर्म्स तक नहीं जाएंगे, तो निकालने के लिए कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए। तो वो हम जाकर के आगे पढ़ेंगे कि एनएच टर्म कैसे निकालते हैं, कि जो भी टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। या अगर सीरीज में दिया होता तो 2, 4, 6, 8 सोन,
कि भाई जहां तक जो भी आपके पास सीरीज गिवन है उसका सम कितना होगा, वो सम भी तो निकालना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है कि एक तो हो सकता है कि टर्म्स निकालना पड़ सकता है, एक हो सकता है उस टर्म का सम निकालना पड़ सकता है। तो जो जैसे भी आएगा वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो अब है यहाँ पर कि अगर आपको nth टर्म निकालना पड़े, जैसे अभी हमने लिखा था ना 2 4 6 8 कहाँ तक 400 टर्म्स तक, तो भैया 400वां टर्म क्या होगा, तो उसको निकालने का जो, तो वो हमारा लास्ट टर्म है ना बेटा, तो इसलिए उसको हम लोग nth टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग nth टर्म कहते हैं या फिर लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो लास्ट टर्म को हम लोग tn से डिनोट करते हैं, या an के नाम से डिनोट करते हैं, या l से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि अगर हमने tn लिख दिया तब भी वो हमारा लास्ट टर्म है, अगर हमने an लिख दिया तब भी वो हमारा लास्ट टर्म है, और अगर हमने l लिख दिया तब भी वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, तब भी वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। तो इनको आपको फॉलो करने की जरूरत होगी। तो कहता है कि अगर आपको कहीं भी tn निकालना हो तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कि अगर जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको लेकर के, n का मतलब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n का मतलब क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो अगर tn बराबर हमने लिखा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a हमारा क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म। कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू तो जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग हमेशा किससे डिनोट करेंगे, a से डिनोट करेंगे। जो n हमारा होगा, n का मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब होगा बेटा कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो कैसे इसको फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड 60th टर्म ऑफ एन एपी विच फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। कि जिसका पहला टर्म तो आपके पास 2 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। तो मतलब अगर ये 2 दिया गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा, मतलब डी हमारे पास दिया हुआ है। और कितने निकालने हैं, 16 टर्म निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया। तो हमारे पास एन भी आ गया, हमारे पास क्या हुआ, एन भी आ गया, हमारे पास ए भी आ गया, और हमारे पास डी भी आ गया। तो अब अगर इस तरीके से निकालेंगे तो कैसे होगा, तो टी एन बराबर क्या होगा बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना। ए की वैल्यू कितनी 2, एन कितना है 60 माइनस वन 59, और डी कितना दे रखा है 3। तो क्या हो जाएगा बेटा 179, कितना हो गया हमारा 179। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, nth टर्म निकल जाएगा ना। अब देखिए अगर nth टर्म की बात करते हैं हम लोग, अगर nth टर्म की बात करते हैं तो इस तरीके से आसानी से फाइंड आउट तो हो जाएगा, इस तरीके से हमारा फाइंड आउट तो हो जाएगा। लेकिन जब हम nth टर्म निकालते तो तरीका इसका अलग भी हो सकता है, कि मान लीजिए हमको डायरेक्ट ना करना पड़े, है कि नहीं, हम इस फॉर्मूले पे ना बैठाएं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस से मल्टीपल कर दीजिए, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस और जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस का ऐड कर दीजिए। तो जैसे देखिए टी एन बराबर हो गया एन इंटू डी ए माइनस डी, ठीक है। तो 60 इंटू थ्री, एन ए कितना है 2 और डी कितना 3, तो 180 माइनस 1 हो जाएगा ना, तब भी आपको निकल सकता है। दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई अंतर नहीं है। आप जब उसका डी का ब्रैकेट खोलोगे तो वो भी इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब है यहाँ पे टी एन बराबर हमने लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब टी एन आ गया, ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया, 4 टर्म्स है ना बेटा। अगर इन 4 में से कोई भी 3 दिया गया हो, इन 4 में से कोई भी 3 दिया गया हो, तो चौथे टर्म्स को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
मैंने आपसे बोल दिया बताओ बेटा डी कैसे निकलेगा। तो अगर डी निकालना है तो देखो ये ए इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में हमने क्या लिख दिया, टी एन माइनस ए, और नीचे में ये जो n माइनस वन मल्टीपल में नीचे आके डिवीजन के रूप में आ जाएगा ना अपोजिट साइड में। तो क्या आ गया बेटा, d इज इक्वल टू टी एन माइनस ए डिवाइड में n माइनस वन। बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, क्योंकि जब मैं अरिथमेटिक मीन पढ़ाऊंगा, जब मैं अरिथमेटिक मीन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस तरीके की बात हम लोग करेंगे, इस तरीके की बात को देखना पड़ सकता है कि अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन को देखेंगे, अगर हम लोगों को अरिथमेटिक मीन देखना पड़ेगा तो वहां पर इस चीज को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टी एन माइनस ए डिवाइड में एन माइनस वन। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यूज इन अरिथमेटिक मीन। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अरिथमेटिक मीन में होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा बेटा, अरिथमेटिक मीन में होगा। अब अरिथमेटिक मीन की अगर बात करते तो इसमें देखो अगर n निकालना पड़े, अगर n निकालना पड़े तो n कैसे निकालेंगे। तो n के लिए कहता है टी एन माइनस ए डिवाइड डी प्लस वन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला d का हो गया, एक हमारा क्या हो गया, n का हो गया, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, d का फॉर्मूला हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, n का फॉर्मूला हो गया। तो अगर d निकालना पड़ेगा तब भी हम कैसे निकाल सकते हैं, टी एन माइनस ए डिवाइड में n माइनस वन। n का फॉर्मूला अगर निकालना है तो कैसे हो गया, टी एन माइनस ए डिवाइड में d प्लस वन। तो इन दोनों तरीके से हमने इस फॉर्मूले को निकाल लिया ना, है ना। अब इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमने फॉर्मूला अगर इस तरीके से लिखा है ताकि आपको काम क्या हो, आसानी से बन जाए। फॉर्मूला एक ही है, बस उसको तोड़ा गया है। अब आपके पास क्वेश्चन बनता है कि इफ टी एम एंड टी एन आर गिवन देन डी विल बी। दो अलग अलग टर्म्स गिवन है, टी एम एक अलग टर्म्स हो गया, टी एन एक अलग टर्म्स हो गया। तो दो अलग अलग टर्म्स अगर दिया गया है और आपसे बोला गया कॉमन डिफरेंस निकालो, तो भैया कैसे निकालेंगे। अगर देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, तो जैसे मान लो अगर टी टेन दे रखा होगा, तो टी टेन की अगर वैल्यू कुछ भी दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वैल्यू, या ए प्लस नाइन डी बराबर जो वैल्यू होगा फिर लिखोगे इक्वेशन वन। फिर टी थर्टी की वैल्यू अगर मान लो गिवन है तो उसका भी एक इक्वेशन बनाओगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए से ए को खत्म करोगे, तब जाकर के डी की वैल्यू आएगी, है ना। अगर उतना हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू को कंसीडर करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसका तरीका है कि जो दो टर्म्स आपको दिया गया है दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, जो भी दो टर्म्स आपके पास गिवन है उस दोनों का क्या कर ले हम लोग, डिफरेंस ले ले। तो हमने क्या ले लिया, टी एम माइनस टी एन। फिर उसके बाद nth टर्म और nth टर्म है ना, तो नीचे भी m माइनस एन कर देना। देखिए अगर ऊपर में हमने tm माइनस टी एन किया है तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, m माइनस एन करना पड़ेगा। अगर ऊपर में tn माइनस टी एम करेंगे तो नीचे में भी हमें n माइनस एम करने की जरूरत होगी, अपोजिट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही सबको, बोलो। यस सर। यस सर। सर आपने बोलने से मना किया था ना। मैंने जब पूछूंगा समझ में आ रहा है तब तो बोलेगा ना भाई। तो यहां तक समझ में आया, तो देखा। यस सर, तो बहुत अच्छे से। अगर d की वैल्यू निकाले तो हमने क्या बोला, टी एम माइनस टी एन डिवाइड में m माइनस एन, टी एम माइनस टी एन डिवाइड में m माइनस एन। तो अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया तो उसके बाद अब कैसे बनेगा वो चीज देखना है आपको। कहता है बेटा कि अगर हमें निकालना हो, अगर हमें निकालना, अरे नहीं है तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मान लो टी टेन बराबर हमने लिया 60, टी ट्वेंटी बराबर हमने बोला कि बेटा 120। बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। अभी पहले मान के ये चलना है कि हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मान के ये चलना कि ऊपर जो हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो नॉर्मल सॉल्यूशन करना है। अगर आप नॉर्मल सॉल्यूशन करोगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे होगा वो चीज देखो यहाँ पर। बेटा टी टेन बराबर क्या, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 दे रखा है। टी ट्वेंटी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 120। तो टी ट्वेंटी बराबर ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी हमने लिख दिया। तो कितना आ गया बेटा, ए प्लस 19 टी इज इक्वल टू 120, है ना। तो अब क्या हो गया, ए से ए खत्म,
-10d इज इक्वल टू -60 और d बराबर कितना निकल गया बेटा 6। तो देख रहे हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन बनाना पड़ा, फिर इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तब जाकर के हमारा क्या हुआ, d का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अगर हमें नहीं होता, ये फॉर्मूले पता होता तो हमने क्या बोला, d बराबर tm माइनस tn डिवाइड में m माइनस n। tm की वैल्यू कितनी है 60, tm की वैल्यू कितना है 20, tm की वैल्यू कितना 10वां टर्म है ना तो 10, n कितना है 20 टर्म्स है तो 20, तो 60 माइनस 120 डिवाइड में 10 माइनस 20 क्या आ गया -60 डिवाइड में -10, डायरेक्ट आंसर आ गया 6 या नहीं आ गया बेटा। तो इस तरीके से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर डी की वैल्यू ध्यान में आएगा क्या लिखेंगे, tm माइनस tn डिवाइड में m माइनस n। लेकिन बात यहां पर नहीं बनती बेटा, आईसीआई तो कहता ही है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। है कि नहीं। तो अगर आईसीआई के अनुसार चलोगे तो आईसीआई ये भी तो कह सकता है ना कि बेटा एक वो था T10 दे रखा था, T20 दे रखा था, मैंने बोला T40 की वैल्यू निकालो। तो अब अगर इसमें T40 की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, पहले D निकालोगे, फिर D की वैल्यू इक्वेशन में रखोगे तो A की वैल्यू आएगा, तब जाकर के T40 की वैल्यू निकालेंगे। उतना नहीं करना है आपको, इसमें तो D निकलेगा सिर्फ। तो अगर इसमें आपको सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाए, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि दो अलग अलग टर्म्स दिया गया हो तो तीसरा टर्म अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। कहता है इफ tm एंड tn आर गिवन देन tp इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और इसमें मैं अभी एक ट्रिक्स बनाऊंगा जिस पर कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डायरेक्ट आंसर लगा के आ सकते हो, बुक का ही क्वेश्चन है आपका। देखो tm और tn गिवन है, हमने क्या बोला कि आपको tp की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, tp की वैल्यू निकालनी है। तो दो अलग अलग टर्म्स दिया गया हो और तीसरा टर्म निकालना हो तो देखो, एक आपको फॉर्मूला था शुरू में मैंने बताया था, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था ना बेटा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू है। तो अगर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे उस वैल्यू को कंसीडर करें, कैसे उस वैल्यू को निकालें हम लोग। तो देखो यहां n है ना, तो देखो यहां पर क्या लिखा है हमने n। तो अगर हमें निकालना क्या है टीपी है तो ब्रैकेट के पहला टर्म्स क्या होना चाहिए, p होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो ब्रैकेट में पहला टर्म से n था ना, ये tn निकाले थे। a को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। तो देखो माइनस हमने कितना किया है, a कर दिया ना, 1 कर दिया माइनस, कि फर्स्ट टर्म है तो माइनस क्या किया 1, अगर सेकेंड टर्म होता तो -2, थर्ड टर्म होगा तो -3। तो बेटा अगर यहां पर हमने tm ले लिया तो -m हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, और कॉमन डिफरेंस तो बाद में मल्टीपल लगता ही है ना। आप बोलोगे सर जी हम m लेकर के क्यों बनाएं, हम तो n लेकर के भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप n लेकर के बनाओगे तो देखो क्या हो गया, tp है तो ब्रैकेट में पहला टर्म्स क्या हो गया p, यहां हमने tn ले लिया तो माइनस में भी क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा। गौर से देखो क्योंकि हमने ये tn वाले फॉर्मूला में यही चीजें आपको बताई है कि अगर tn बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n टर्म्स निकालना था तो ब्रैकेट में पहला टर्म्स हमारा n हो गया, पहला टर्म को लिया था तो माइनस में भी हमने क्या किया बेटा 1 किया हुआ है। तो यहां पर भी आपको क्या देखना है कि अगर टीपी है तो ब्रैकेट में पहला टर्म्स p हो गया, mth टर्म लेकर के बना रहे तो माइनस में क्या करेंगे m इंटू डी, अगर n टर्म्स लेकर के बनाएंगे तो माइनस में क्या करेंगे n इंटू डी। तो ये चीज ध्यान में आएगा ये नहीं आएगा, देखो नीचे मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको डी तो निकालने का तरीका अभी बताया था, तो अगर डी निकल जाएगा तो ना आपको ए वगैरह निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट हम उस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से देखा कि इफ tm बराबर n एंड tn बराबर m, नहीं आया समझ में सर, कौन बोल रहे हो, सर मैं हितेश। हाँ बेटा बता क्या नहीं समझ में आया। सर ये जो आपने समझाया समझ नहीं आया सर अभी। अच्छा दो अलग अलग टर्म्स है तो तीसरा टर्म को कैसे निकालेंगे,
सर। बेटा एक बता, टीएन का फॉर्मूला याद में है? यस सर। टीएन का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहाँ पर क्या है? n है, ये देख, ये n है ना, तो ब्रैकेट में जो पहला टर्म्स है वो हमने क्या लिखा है? मतलब जो टर्म निकालना होता है उसको लिखना होगा हमें। सर। इक्वल के बाद हमने क्या लिखा है बेटा? T1 लिखा है ना, a को हम लोग T1 तो बोल सकते हैं ना। यस सर। तो अगर T1 लिखा है तो माइनस में 1 कर दिया या नहीं कर दिया? यस सर, कर दिया। और d तो मल्टीपल में लगी गया। अब इसी Yes, बेसिस sir, पे तुम अगर ऊपर वाले को देखो, यहाँ p था तो ब्रैकेट में पहला टर्म्स p आ गया हमारे पास। सर ये और -1 का आ गया, वो समझ नहीं आ रहा। ये T1 है तो माइनस में 1 आया ना बेटा, पहला टर्म है तो -1। यहाँ पे n टर्म है तो -n करेंगे या नहीं करेंगे? अगर यहाँ T10 होता तो यहाँ भी -10 करते या नहीं करते? T5 होता तो -5 करते या नहीं करते? जो टर्म होगा ना उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है? माइनस में लेके चलना है। ओके, ओके सर। तो इसी बेसिस पे हमने क्या यहाँ पे लिखा, गौर से देखो, Tm बराबर n, Tn बराबर m, फाइंड Tp। ठीक है बेटा, दो टर्म्स है, पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं और बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, या पहले शॉर्ट ट्रिक्स इसका डायरेक्ट आंसर बता दे फिर सॉल्यूशन बताएं। सर टीएम एन के बराबर ऐसे एज्यूम करा? क्या हुआ? हाँ, एज्यूम करा कि टीएम की वैल्यू n है और टीएन की वैल्यू n है। जैसे ये ऐसे हो गया कि T10 बराबर 20, ठीक है, और T20 इज इक्वल टू 10, अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और मैंने आपसे बाद में बोल दिया T40 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इस तरीके का काम हो गया। तो अगर दो टर्म्स आपको दिया गया हो और दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, देख रहे ना कि m के जगह पे n और n के जगह पे m आ गया या नहीं आ गया? अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और कोई तीसरा टर्म आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो कहता है इसको और इसको जोड़ दो और इसको माइनस कर दो, यही आंसर आ जाएगा। m प्लस n माइनस p कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और तीसरा टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो दोनों टर्म्स को जोड़ के तीसरे टर्म्स को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। बाकी सॉल्व करके अगर हम देखना चाहें, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो d निकालना पड़ेगा ना बेटा, तो d बराबर क्या? Tm माइनस Tn डिवाइड में m माइनस n, Tm माइनस Tn डिवाइड में m माइनस n, ये हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे? तो अब देखिए Tm की वैल्यू कितनी है? n, और Tn की वैल्यू कितनी दे रखी है? m, तो n माइनस m डिवाइड में m माइनस n। ऊपर में -1 कॉमन ले सकते हैं, अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में भी क्या बच गया? m माइनस n, और नीचे तो m माइनस n है ही, तो m माइनस n कट गया। d बराबर क्या आ गया बेटा? -1। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब आपको बोला गया है कि TP की वैल्यू निकालो, तो TP की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो गौर से, अगर P है तो यहाँ पर ब्रैकेट में पहला टर्म्स क्या होगा? P। अगर हमने m टर्म्स लिया है तो माइनस में क्या लिखेंगे? m। तो भैया देखो Tn की वैल्यू कितनी? n। pth टर्म निकालना था तो P यहां पर आ गया, mth टर्म लिया था तो n माइनस में आ गया, इंटू -1। m तो बाहर ही है, माइनस को खोल दो तो P प्लस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस P, माइनस माइनस प्लस, प्लस m, तो बताओ m प्लस n माइनस P हुआ या नहीं हुआ? तो यही चीज मैंने वहां डायरेक्ट बताया था कि अगर दो टर्म्स आपके पास हो, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और तीसरा टर्म अगर निकालना है तो दोनों टर्म्स को जोड़ करके तीसरे टर्म को माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर यहां पर मैंने क्या लिखा था? T10 बराबर कितना है? 20। T20 बराबर कितना है? 10, और T40 का वैल्यू निकालने के लिए तो 20 प्लस 10 माइनस 40, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? -10। तो T40 की वैल्यू कितना आ जाएगा? -10। तो आराम से निकल सकता ही नहीं। ये तब होगा जब दोनों एक दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल नहीं है, कुछ और टर्म्स दे रखा है, फिर तो आपको फॉर्मूला मैंने सॉल्व करने के लिए बता ही दिया है कि इस वाले फॉर्मूले पे आराम से ऐसे ही पहले d निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू पे रख करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ उसके लिए अगर रेसिप्रोकल में ना दे रखे, जैसे यहाँ हमने Tm बराबर n और Tn बराबर m लिया था तो रेसिप्रोकल हो गया था, तब हमने ये वैल्यू कंसीडर करी। अगर रेसिप्रोकल नहीं होता, अगर रेसिप्रोकल नहीं होता तो उस केस में हम इसको अलग अलग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, अलग अलग उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, तब जाकर के हमारा काम बनेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, पर बात तो यहां पर भी नहीं बनेगी बेटा। अगर यहां तक अब समझ में आ गया सबको, मोहित, हितेश, मनीष, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। चलिए, सर ये m की जगह m ही रखा है, क्या हो बेटा, ये m की जगह m ही रखा है कहां पर बेटा? सर, ये n प्लस p माइनस m सेकेंड लाइन। ये ना, हाँ तो ये m है तो ये तो m ही रहेगा ना बेटा। ठीक है ठीक है। ठीक, अब देखो उसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ दूं कि बताओ Tm बराबर n, Tn बराबर m, फाइंड m प्लस n टर्म्स, तो बेटा देखो जीरो। इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो जीरो ही ना आ जाएगा। तो दो टर्म्स अगर रेसिप्रोकल है, जैसे T10 बराबर 10, T20 बराबर 10, T10 बराबर 20, T20 बराबर 10, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और अगर मैं T30 पूछता तो भाई 30 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। तो अगर दो टर्म्स रेसिप्रोकल रिपीट है कर और दो सर, एक उसके, फिर से रिपीट कर दो। जैसे हमने बोला दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना बेटा, और उसका Yes, sir. सम वाला टर्म्स पूछा जाए, जैसे हमने बोला T10 बराबर 20 और ठीक। T20 बराबर 10 है, और मैंने बोला बताओ T30 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 20 प्लस 10 माइनस 30 ना बेटा, तो जीरो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। तो कभी भी अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और उसका सम वाला वैल्यू पूछा गया है तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये क्वेश्चन भी बार बार एज इट इज रिपीट करता है, इसलिए बता रहा हूं। और जो अभी मैंने ये बताया है इसमें सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ टीपी की जगह पे ना टीआर दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस आर ना। आपके बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बच्चा वहां कंफ्यूज होता है, ये कौन सा बात हो गया, दो अलग अटेम्प्ट दे दिया, कुछ तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जब तक इसको ध्यान में नहीं रखोगे काम, हाँ बोलो बेटा। टी एम की जगह मतलब एन की जगह एम होता और एम की जगह एन होता तो क्या होता? क्या हुआ बेटा? एन की जगह एम होता और एम की जगह एन होता तो क्या होता? नहीं समझा मैं, मतलब यहाँ ये यहाँ पर एम टी एम की वैल्यू एम देते हो, टी एम की जगह एम होता और टी एन की जगह एन ही होता। तो नॉर्मल फॉर्मूले पे बैठा देते बेटा, जो फॉर्मूला अभी बताया ना मैंने कि पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मूले पे बैठा देना, उस पे बैठा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसके अनुसार देख लेंगे। ओके, अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए इसी में आपको इस तरीके से देखो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है लेकिन इनवर्स के रूप में 1/n कर दिया, 1/m, अभी तक सिर्फ क्या लिखते थे, Tm बराबर n, Tn बराबर m, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/n और 1/m आ गया। तो बेटा अगर इस तरीके की कोई भी वैल्यू गिवन हो और उसका प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। सम में कितना था, 0 ना, सम वाले में कितना निकाले थे अभी, 0। तो अगर इसमें कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट पूछेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, 1 ही होगी। तो कहीं भी अगर प्रोडक्ट हो तो देख रहे हो कि काट पीट के पहुंचेंगे हम उसी चीज पर, तो ये आप डायरेक्टली उसको ध्यान में रख लेंगे ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कहां पर, m इंटू n है, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। तो ये हो गया कि अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकली में दे रखा हो
और वहां पर फिर प्रोडक्ट वाला टर्म्स पूछा गया हो, जैसे कि अगर T10 बराबर दे रखा हो 1/20, ठीक है, और T20 बराबर दे रखा हो 1/10, और मैंने बताओ बोला T200 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, 1 होगी, क्योंकि 1। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया ना, और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकली है इनवर्स में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 1 हो जाएगी। तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके आईसीआई में, तो इसलिए ये यहां पर बता भी रहा हूं। ओके, सर एक चीज पूछनी थी, हाँ बोलो बेटा। अगर सर TM इज इक्वल टू 1/n की जगह TM इज इक्वल टू सीधे n हो जाए और TN इज इक्वल टू सीधे m हो जाए तो भी 1 ही रहेगा, अगर प्रोडक्ट पूछ लेगा तो? नहीं, 1 नहीं होगा, उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, अंतर आ जाएगा बेटा। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद ये तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया, ये सारी चीजें देख लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, कोई अलग टर्म्स निकालना है तो भी हमने निकाल लिया। अब है कि अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया हो, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ दिया गया हो, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे? सम का मतलब क्या होता है, जोड़, मिला देना सबको। तो अगर सबको मिलाने वाली बात हो रही है, अगर सबको मिलाने वाली बात हो रही है, तो कैसे वहां पर हम मिलाते हैं? तो कहता है Sn इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, Sn से डिनोट करेंगे। Sn बराबर हो, दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि एक के सिंग निकले हुए हैं और दूसरे के पूंछ निकले हुए, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। Sn बराबर होता है बेटा n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या अगर आप इसको नहीं करना चाहे तो दूसरा इसका तरीका होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ a प्लस Tn। बेटा ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास n भी गिवन हो, a भी गिवन हो और Tn भी गिवन हो। लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये तो बेटा खिचड़ी है, जब भी कोई फॉर्मूला लगाना हो यही लगा देना, काम बन जाएगा। दोनों फॉर्मूला एक ही है, क्यों एक है, देखो ये जो ऊपर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं बेटा, a प्लस ए लिखने में तो कोई हर्ज नहीं, प्लस n-1 इंटू डी। अब बताना a प्लस n-1 इंटू डी को Tn नहीं बोला जाता क्या, है ना? तो क्या हो गया, अंदर में a प्लस Tn हो गया ही नहीं, नीचे हमने वही a प्लस Tn लिखा या नहीं लिखा है? तो दोनों sir. फॉर्मूला एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस ये हो गया कि काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हमें ये ध्यान में रहेगा तो, कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें Tn दिया गया है तो हम काहे फिर n a निकाले और n निकाले, हम डायरेक्ट वहां पर Tn की वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो उस चीज के लिए ये दो फॉर्मूले थे, इसी दो फॉर्मूले में से किसी का भी काम करना होता है, इन्हीं दो में से किसी एक से काम चलेगा, बाकी अदर्स को हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि 1 + 4 + 7 + 10 अप टू 18 टर्म्स है, बताओ इसका सम कितना होगा, जल्दी से सारे बच्चे निकाल के दिखाओ। 1 + 4 + 7 + 10 so on अप टू 18 टर्म्स, तो बताइए Tn की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी Sn की वैल्यू कितनी होगी? सर 477। क्या हुआ? 477। बाकियों को भी करने दे बेटा। यस सर 477। सर 477। सबका आ रहा है? Yes, sir.
सर मनीष मोहित, सर हेलो हाँ बोलो। सर, आप गांव से आ गए क्या? हाँ बेटा, आज ही सुबह सुबह पहुंचा हूँ, अब अगली क्लास से आऊंगा वहां पर। ठीक है, आज ही पहुंचा हूँ सुबह सुबह। सर आपका सर्वाइकल ठीक हो गया? कहाँ हुआ रे, 4 दिन से रेस्ट से सर्वाइकल सही हो जाता है क्या? चलो ठीक है, देखो अब हो गया बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए जी जनाब, अब थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको टीएन दिया होगा एक इक्वेशन के रूप में, और फिर आपसे बोल देगा सीरीज बताओ, या आपसे पूछ देगा बताओ उसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो अगर आपको कभी भी टीएन दिया गया है और कॉमन डिफरेंस पूछे, तो एन के साथ जो भी मल्टीपल में लगा होगा ना, वही कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, इफ इन केस ऑफ टीएन, कि अगर आपको टीएन दिया गया है, ठीक है, और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया, जैसे हमने यहां पर लिया कि टीएन इज इक्वल टू 5n + 3, तो n के साथ मल्टीपल में क्या है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, कैसे, तो देखो जरा, अगर 1 रखो तो 5 × 1 + 3 कितना हो गया बेटा, 8। 5 × 2 + 3 कितना हो गया, 5 × 3 + 3। बेटा कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो क्या n के साथ मल्टीपल में 5 ही लगा हुआ है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे बताओ तुम्हारे पास टीएन के लिए इक्वेशन दे दिया है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो काहे हम सॉल्व करें, डायरेक्ट बोल देंगे n के साथ जो भी मल्टीपल में लगा हुआ होगा वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। फिर आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा अगर n² का इक्वेशन हो, बोलना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टीएन के साथ कभी भी n² का इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, n² तभी होगा जब n से मल्टीपल हो, और टीएन में कभी भी मल्टीपल हो ही नहीं सकता n के साथ। Sn में हो सकता है, क्योंकि n बाहर भी है और अंदर भी है, तो मल्टीपल होकर के स्क्वायर के फॉर्म में, तो Sn हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा और टीएन हमेशा नॉर्मल n के फॉर्म में होगा। टीएन में कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई भी पूछे कि टीएन में अगर आपके पास टीएन दिया गया है तो बताओ आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, n के साथ जो भी हमारा मल्टीपल में लगा हुआ है, n के साथ जो भी हमारा मल्टीपल में लगा हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर यही Sn के साथ दिया गया हो, तो अगर Sn के साथ, तो देखो Sn के साथ अगर कभी भी दिया हुआ तो बोलता है जो भी n² होगा उसके साथ जो भी मल्टीपल में लगाए ना उसका 2 गुना कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस। कहता है कि अगर Sn दिया गया हो और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो कहता है उस n² के मल्टीपल में जो भी n² का जो भी कोएफिशिएंट है उसका 2 गुना कर दीजिएगा, 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है इस तरीके से, Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n, क्या दे रखा बेटा, 3n² + 5n। तो n² के साथ क्या लगा हुआ है, तो 3 का डबल कितना होगा, 6। तो आंसर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में ना रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो जरा गौर से देखिएगा बेटा। हम Sn है तो पहले S1 निकालेंगे, S1 बराबर क्या होगा, n के जगह पे 1 रखना होगा या नहीं रखना होगा। तो देखो 3 × 1² + 5 × 1, तो 3 + 5 कितना आ गया बेटा, 8। फिर उसके बाद S2 अगर निकालेंगे तो 3 × 2² + 5 × 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, तो 12 + 10 कितना आ गया, 22। इसी तरीके से S3 निकलेगा, S4 निकलेगा। अब मान लो कि हमने 2 पर ही छोड़ दिया, तो S1 और S2, बेटा S2 जो होगा उसमें पहला टर्म भी होगा और दूसरा टर्म, दोनों को जोड़ के बना हुआ होगा ना। तो मतलब अगर S2 में से S1 को माइनस कर दिया जाए, अगर S2 में से S1 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा T2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, T2 = S2 - S1।
तो 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 14 हमारा हो गया। तो देखो पहला टर्म तो चाहे S1 हो या T1 हो बराबर ही रहेगा। पहला टर्म को अपने आप में जोड़ दोगे तो कोई अंतर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हम तो वही हैं जो पहले थे, है कि नहीं? तो वही हो गया, T1 हो या S1 हो दोनों की वैल्यू सेम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 8। फिर उसके बाद अगर T2 निकाल रहे तो क्या लिखा? S2 माइनस S1। तो 22 माइनस 8 कितना हो गया? 14। तो T2 आ गया, T1 आ गया। अब तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या? T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस। तो 14 माइनस 8 कितना आया बेटा? बताओ। इतनी महाभारत रचने के बाद 6 आ रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट हम 2 गुना 3 किए थे, 6 आ रहा था या नहीं आ रहा था? है कि नहीं? तो कौन सा करना ज्यादा आसान होगा? फॉर्मूला ध्यान में रखेगा तो आसानी होगा या नहीं होगा? तो कभी भी अगर SN वाला काम हो और कॉमन डिफरेंस पूछा गया हो तो जो भी हमारा n स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट होगा उसका डबल कर देना। जो वैल्यू आएगा वही कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि या तो ये पूछेगा या ऐसे पूछेगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, जगह बदल देगा। जो मैंने n के साथ मल्टीपल दिया उसको n स्क्वायर के साथ ले आएगा, जो n स्क्वायर के साथ है उसको n के साथ मल्टीपल में दे देगा और क्वेश्चन पूछे। इसी दो में से कोई ये क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ओके। और कॉमन डिफरेंस जब Tn होता है, ये वाला तो कम पूछता है, लेकिन Sn के साथ बराबर पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए वो चीज भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। पर बात तो बनेगी नहीं बेटा। हाँ मनीष, उसका 10 आ जाएगा। अगर 5n स्क्वायर कर देंगे तो 5 में 2 से मल्टीपल कर दोगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अब एक छोटा सा यहाँ पे तरीका बदल जाएगा, अरिथमेटिक मीन। वैसे तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फील लेना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन देखते हैं। इसको देखते ही हमारा एपी खत्म भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो, अगर आपको क्या करना हो बेटा, अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो अरिथमेटिक मीन के लिए कैसे करेंगे? तो वो देखो, जैसे मान लो कि ए बी सी हमारा एपी में है, ए बी और सी हमारा क्या बेटा एपी के अंतर्गत है। तो हम ये जानते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड में थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस होगा या नहीं होगा, कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है और ये भी कॉमन डिफरेंस है, बराबर होगा या नहीं होगा? तो अब देखो ये b इस b के साथ आ जाएगा, आए ना? तो b और b मिलकर के क्या हो गया 2b नोट bb, क्या हो जाएगा बेटा 2b, और a और साथ मिलकर के a और c, a प्लस सी नोट ए सी, है कि नहीं? तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर b निकालना है तो ये 2 जो इधर मल्टीपल में अपोजिट साइड डिवीजन में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? तो b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2। b बराबर क्या हो जाएगा बेटा a प्लस सी बाई 2। तो ये जो हम लोग a प्लस सी बाई 2 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो b जो है यहां पर हमारा सिंगल अरिथमेटिक मीन है a और c के बीच में, कहने का मतलब यही है। लेकिन आईसीआई इतना अच्छा काम कभी नहीं करता कि आपको एगो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोलेगा। वो 2 नंबर दे देगा, बोलेगा इसके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन निकालो, 6 अरिथमेटिक मीन निकालो, मतलब केमिकल लोचा। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13, 3 और 13 के बीच में
4 अरिथमेटिक मीन निकालो। तो देखो 2 नंबर तो मेरे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो एक पास हमने यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 13, और बाद में देखो अरिथमेटिक मीन 1 2 3 4। भैया अगर एपी में है तो हर जगह का डिफरेंस बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो, अगर एपी में है तो डिफरेंस हर जगह बराबर होना चाहिए ना। याद करो वो फॉर्मूला जिसके बारे में मैंने बोला था, इसका यूज हम अरिथमेटिक मीन में करेंगे। आज सबसे पहले वही फॉर्मूले करवाया था, Tn minus a upon n minus 1. है ना? ये फॉर्मूला लिखाया था या वहां पे ही नहीं? और लिखा था हम यूज कहां करेंगे? अरिथमेटिक मीन में। देखो फॉर्मूला सेम था ना, बस थोड़ा सा चेंज करने से हमारे लिए कितना सुविधा हो गया। बेटे टोटल नंबर यहां पर कितने हैं हमारे पास? 6, क्योंकि 4 तो अरिथमेटिक मीन निकालने हैं और 2 नंबर तो दे ही रखा है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया पहला टर्म, और ये हमारा छठा टर्म हुआ या नहीं हुआ? 6th टर्म हुआ या नहीं हुआ? तो अगर हमें यहां निकालना है तो बेटा Tn का मतलब कितना? 13, a का मतलब कितना? 3, a का मतलब कितना बेटा? 3। तो 13 माइनस 3 डिवाइड n कितना बेटा? 6 ना, क्योंकि 4 तो निकालने हैं मीन और 2 नंबर पहले से दिया गया है। तो 6 माइनस 1 10/5 आ गया ही नहीं। तो d कितना आ गया बेटा? 2। अब हर किसी में 2 जोड़ते जाओ, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2। तो क्या बन गया? 5 7 9 11। आ गया या नहीं आ गया बेटा? तो अगर फॉर्मूला एक छोटा सा मिल गया तो आसानी से काम बन गया या नहीं बन गया? नहीं तो फिर कंफ्यूज रहते या नहीं रहते? ओके। तो कभी भी अगर इस तरीके से आपको आए कि 2 अरिथमेटिक पूछ दे या 4 पूछ दे या 10 पूछ दे, आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा? कोई दिक्कत यहां तक होगा? आराम से ये काम बच जाएगा। अब बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जितने भी बच्चे हो। सर 6 इसलिए आगे टोटल n6 है। क्या हो बेटा? हाँ 6 हमारा n6 हो गया ना, क्योंकि 4 तो अरिथमेटिक मीन हो गया यस और सर। 2 नंबर तो पहले से गिवन ही है हमारे पास, तो टोटल 6 हो जाएंगे ना नंबर्स। यस सर, यस ठीक है। ओके, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। देखो बेटा, अब है कि कभी कभी आपको क्या करेगा ना, सम ऑफ एपी, प्रोडक्ट ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ जीपी, इस तरीके से क्वेश्चन देकर के आपको कंफ्यूज करेगा। आंसर निकालो। हमारा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा दूर तक तो जाना नहीं है मुझे, है कि नहीं? वन सटीक जगह पर और कम समय में लगना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर सटीक निशाने पर लगे और कम समय में लगे तो उसके लिए तरीका भी कम समय वाला हो। तो कहता है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में सम ऑफ 3 एपी दिया गया हो तो उस केस में आप एपी मान लीजिए a-1 ए और a प्लस डी, a-d a और a+d, ये मान लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको इस तरीके से बोला कि सम ऑफ 3 एपीज इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80, फाइंड एपी। कि भाई 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका सम दे रखा है 15 और प्रोडक्ट दे रखा है 80, तो बताओ वो हमारा नंबर्स कौन सा होगा? ओके, तो हम क्या करेंगे? देखो a-d प्लस a प्लस d बराबर 15 लिखेंगे, d से d खत्म, 3a बराबर 15, a बराबर क्या हो गया बेटा? 5। a हमारा मिडल टर्म्स है या नहीं है? तो ऑप्शन में सीधा हम लोग देख लेंगे या नहीं कि किसके बीच में 5 है। अब जैसे मान लो ऑप्शन इस तरीके से हो 2 5 8 8 5 2, ठीक है, 5 3 8। अब बताओ ऑप्शन कौन सा है? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सम तो 15 नहीं है, इसका भी 15 है और इसका भी 15 है, प्रोडक्ट दोनों का 80 है, पहले वाले का भी 80 है, दूसरे वाले का भी 80 है, पहले वाला का भी मिडिल टर्म्स 5 है और दूसरे वाला का भी मिडिल टर्म्स 5 है।
तो अब आंसर कौन सा होना चाहिए? दोनों आंसर तो दोनों सही है, हकीकत में आंसर दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही, लेकिन एग्जाम में दोनों तो लगा नहीं सकते। तो हमने हमेशा बोला हुआ है असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। हमें किसको फॉलो करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा फॉलो हो रहा है? पहला वाला, तो इसलिए 2, 5, 8 को लगाएंगे। दोनों दे रखा है और आंसर पीछे देखोगे तो दोनों दे रखा है, बी एंड सी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ओके, तो आईसीआई के बुक में दे रखा है दोनों, लेकिन हम तो एग्जाम में एक ही लगाएंगे ना। तो अगर दोनों दे रखा हो और फिर भी फॉलो करना, बोथ दे रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ऑप्शन सी में आ जाए बोथ ए एंड बी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों दे रखा है लेकिन बोथ का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही आइदर ए और बी का ऑप्शन आ रहा है, तब क्या लगाएंगे? तो हमेशा जो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा उसी को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो वही चीज आप लोगों को यहां पर भी देखना है। ओके, पर बात तो फिर भी नहीं बनेगी। अगर बेटा 3 से ज्यादा हो, देखो मैंने वही क्वेश्चन लिया था ना। ओके, अब देखिए अगर इसी में 4 एपी हो जाए तो, क्योंकि कभी कभी 4 वाला भी पूछ देता है। 99% चांस होता है 3 वाले का पूछेगा, 1% चांस होता है कि 4 वाला भी पूछ दिया जाए। अगर 4 वाला पूछ देगा, अगर 4 वाला पूछ देगा तो 4 वाले में कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, कहता है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एपीज आर गिवन, एपी विल बी, तो a - 3d, a - d, a + d, a + dd। अब इससे देख लो d खत्म हो जाएगा तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम इक्वेशन में a की वैल्यू रख करके d आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये काम आपको ध्यान में रख के चलना है, तो कर लेंगे इसका काम। एपी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको एक्सरसाइज 6A पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 6 से पूरा कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि वो जीपी का क्वेश्चन है। तो बेकार में आप लोग अभी दिमाग ना खराब करें उसके पीछे, ठीक है, उसका दिमाग नहीं खराब करना उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, तो आज एपी कर लीजिए, कल 3 बजे से हम लोग जीपी करेंगे। हाँ, तो कल जीपी भी खत्म हो जाएगा, तो एपी और जीपी दोनों खत्म हो जाएगा। और सुनो, इस बेटा सभी सामने होकर के सुन लो एक बार। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 6A, 6B, 6C। आपको ए और बी करने में दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन 6 का ऐसा हर क्वेश्चन है जो अपने आप में भूत है। तो एक्सरसाइज 6 को भी कल मैं पूरा कंप्लीट करूंगा आपके साथ बैठ करके यहाँ पे, या कल अगर जीपी खत्म करेंगे तो अगली क्लास में। तो एक्सरसाइज 6 ही आप सबको कंप्लीट करना है मेरे साथ में बैठ करके। अब एग्जाम में टाइम भी नहीं है जो आप डिले कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहले आप एक्सरसाइज 6 से आज कर लीजिए,